हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट की इस चैनल पर, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईओटी चैप्टर 1। और उस चैप्टर में हम लोग एप्लीकेशंस लेयर को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग एप्लीकेशन लेयर के बारे में जानेंगे, समझेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं इस क्लास में आगे, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स बिगिन दिस क्लास। आईओटी में एप्लीकेशंस लेयर क्या होती हैं? एप्लीकेशंस लेयर आईओटी नेटवर्क का सबसे ऊपरी यानी टॉप लेयर होता है। यह यूजर और सिस्टम के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है और तय करता है कि डेटा का उपयोग कैसे होगा। हमने, आपको याद होगा, सबसे पहले जब ट्यूटोरियल पढ़ा था लेयर्स का, तो उसमें सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर आता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर। हमारा जो एप्लीकेशन लेयर है, यानी ये सबसे टॉप का लेयर माना जाता है। और सबसे बॉटम का लेयर होता है डेटा लिंक लेयर। जो डेटा लिंक है वो सबसे नीचे का है, ये बॉटम का लेयर है ना, ये बॉटम पर होता है। और जो ये है एप्लीकेशन लेयर, वो सबसे ऊपर का होता है। ये हमें पता होना चाहिए कि लेयर के लेवल्स कौन कौन से हैं। क्लियर? अब ये करता क्या, ये यूजर और सिस्टम, यूजर माने हम हो गए, और सिस्टम का मतलब हो गया हमारे सामने हमारा मोबाइल है या लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, ये हो गया। इन दोनों के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है। इंटरफेस मतलब ऐसा जो जो हमें दिखाई देता है, उसे हम इंटरफेस बोलते हैं। जैसे हमारी मोबाइल की स्क्रीन का एप्लीकेशन है, वो कैसी दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। और यह तय करता है कि डेटा का उपयोग कैसे किया जाएगा। ये सारा काम एप्लीकेशन लेयर द्वारा किया जाता है। ओके। आईओटी में एप्लीकेशन लेयर मुख्य रूप से उन सर्विसेज और प्रोटोकॉल को संभालती है जो आईओटी डिवाइस द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा को प्रोसेस और प्रदर्शित करने में उपयोगी होते हैं। एप्लीकेशन लेयर करती क्या है? एप्लीकेशन लेयर उन सर्विसेज और प्रोटोकॉल को संभालती है। इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं और प्रोटोकॉल्स हैं, इनको मैनेज करती है। क्यों? जो डिवाइसेस द्वारा इकट्ठा किए डेटा को प्रदर्शित और प्रोसेस करने में उपयोग किए जाते हैं। एप्लीकेशन लेयर में हम अपना डेटा देखते हैं, और डेटा किस तरीके से आ रहा है, उनके लिए जो सर्विस और प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी चीजों को ये मैनेज करता है, नहीं संभालता है। अब इसके काम क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला काम है इसका यूजर इंटरफेस प्रदान करना। यूजर इंटरफेस का मतलब जिसको यूजर देख सके। यूजर और एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेस, जिसे इंटरफेस बोलते हैं। डेटा को प्रोसेस करना, सेंसर से जो डेटा आएगा उसे समझने योग्य बनाने को हम प्रोसेस करना बोलते हैं। सेवा मैनेजमेंट, डिवाइस की सेवाओं को कंट्रोल करना यानी नियंत्रित करना और एक्सेस करना कहलाता है। रिपोर्टिंग और अलर्ट, हमें जो डेटा मिला उस डेटा के आधार पर रिपोर्ट बनाना और नोटिफिकेशन यानी मैसेज या संदेश देना। सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन, डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना कि हाँ वो डेटा सही है और सुरक्षित है कि नहीं है। ये सारे काम किसके होते हैं? एप्लीकेशन लेयर के होते हैं। अब इसमें हम कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं ये देख लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर पर आईओटी की एप्लीकेशन लेयर में कई प्रोटोकॉल्स का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले प्रोटोकॉल्स होता है हमारा HTTP या HTTPS, जिसे हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसके बाद आता है MQTT यानी मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। फिर COAP यानी COAP कॉन्सेंट्रेट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। AMQP एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। DDS डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। XMPP एक्सटेंसिबल मैसेजिंग प्रेजेंस प्रोटोकॉल। वेब सॉकेट और LoRaWAN ये भी यूज करे जाते हैं एज ए एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के रूप में। इनको एक एक से देखेंगे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रोटोकॉल था HTTP। HTTP हम ऑलरेडी मॉड्यूल 1 में M1 R5 में पढ़ चुके हैं, जब हम नेटवर्किंग पढ़ रहे थे। क्योंकि नेटवर्किंग में इंटरनेट पर जो प्रोटोकॉल हमें इंटरनेट चलाने के लिए दिया जाता है, उसे HTTP ही बोलते हैं। लिखा भी है यहाँ पे, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में जानकारी आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है। वेब पेज, इमेज, वीडियो और अन्य वेब रिसोर्सेज को ट्रांसफर करने में मदद करता है। HTTP स्टेटलेस होता है, यानी प्रत्येक अनुरोध रिक्वेस्ट स्वतंत्र होता है, पहले के अनुरोध की जानकारी नहीं रखता है। आमतौर पर पोर्ट 80 पर काम करता है। अब HTTP का सिंपल सा बात समझ लो। HTTP करता क्या है? आप यदि इंटरनेट पर कोई भी डेटा अपने सर्वर से मांग रहे हैं, हम सर्वर मान लेते हैं हमारा जो यूट्यूब है, ये एक हो गया सर्वर। इसको क्या बोलते हैं? हम सर्वर मान लेते हैं, ठीक। और हम जो अपना मोबाइल चला रहे हैं, जो हमारा मोबाइल है, ये हो गया क्लाइंट, ठीक। और हमें पता है नेटवर्क में दो ही चीजें होती हैं, क्लाइंट होता है और सर्वर होता है।
जो हम है वो जो इंफॉर्मेशन मांगता है उसे क्लाइंट बोलते हैं, जो देता है वो सर्वर। अब हम अपने मोबाइल से यूट्यूब से कोई डेटा मांगते हैं, ठीक, तो HTTP के माध्यम से ही वो डेटा हमारे पास ट्रांसफर किया जाता है। इंटरनेट पे जो मौजूद डेटा है, चाहे वो वेब पेज के रूप में हो, इमेज के रूप में हो या अन्य तरीकों का हो, वो बिना HTTP के आपकी डिवाइस पर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ऐसा डेटा जो हाइपर टेक्स्ट है, जिसमें हाइपरलिंक लगी है, इंटरनेट से इनेबल्ड है, वो बिना HTTP प्रोटोकॉल यूज करे आप अपनी डिवाइस पर नहीं देख सकते, वो आएगा ही नहीं, खुलेगा ही नहीं। आप समझ गए? तो ये इकलौता ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपको इंटरनेट से चीजों को लाने में, देखने में मदद करता है। इतना बहुत इजी तरीके से मैंने समझा दिया। अब HTTPS क्या है? हमने दो चीजें पढ़ी, HTTP और HTTPS। अब यहाँ S लग गया, S का मतलब होता है सिक्योर। HTTP का फुल फॉर्म वही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बस S लगाने से सिक्योर हो जाता है। सिक्योर का मतलब होता है कि ये SSL और TLS सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का उपयोग करता है। अब यहाँ पर काम तो सब वही है, ट्रांसफर करना, डेटा आपको दिखाना, ये सारी चीजें यही करता है। बस यहाँ पे अंतर यह है कि जो जानकारी ट्रांसफर हो रही है वो इनक्रिप्टेड है, यानी सुरक्षित रहे, कोई तीसरा उसे ना देख सके। अब इसको समझ लीजिए, पहले बता देते हैं कि इसका उपयोग बैंकिंग, ई कॉमर्स, लॉगिन पेज आदि संवेदनशील जैसी वेबसाइट में होता है। यह पोर्ट 443 पर काम करता है। ये किस पे काम करता है? पोर्ट 80 पे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, HTTP हमेशा 80 पोर्ट पर काम करता है, जबकि HTTPS 443 पोर्ट पर काम करता है। ऐसी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये ध्यान में रखना है आपको और लिख लेना है इस चीज को, ठीक है। और ये क्या करता है? डेटा को हैकिंग और मिडिलमैन अटैक से बचाता है। यूआरएल की इसमें शुरुआत HTTPS से होती है। अब HTTP और HTTPS का अंतर समझ लो। आप एक वेबसाइट है जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन देखने के लिए यूज कर रहे हो, वो वेबसाइट आपको HTTP यूज कर रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसी कोई वेबसाइट जहां पर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, लॉग इन कर रहे हो, अपना आईडी, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल रहे हो, या जहां पर आप पेमेंट कर रहे हो, जहाँ पे आपको किसी वेबसाइट के माध्यम से पेमेंट करना होता है, तो अब ये सारी जानकारी हमारी सुरक्षित होनी चाहिए ना। तो ऐसी वेबसाइट जहाँ पे पेमेंट होता है, जहाँ पे हम अपना फॉर्म, अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, वो वेबसाइट हमारी ये सर्टिफिकेट यूज करती हैं। तो उनके पास जो प्रोटोकॉल होता है वो HTTPS यूज किया जाता है, और वो इस तरीके से लिखा जाता है। अगर ये समझ लीजिए, अगर उस वेबसाइट में HTTPS नहीं लिखा है और वो आपकी इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, आपकी ईमेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड, आधार नंबर मांग रहा है, दैट मीन्स कि इट इज नॉट सिक्योर। आप पैसे का ट्रांसफर कर रहे हैं, उस वेबसाइट पे HTTPS नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स इट इज नॉट सिक्योर। बच के रहिए उस पर। वो आपका डेटा इनक्रिप्टेड नहीं है, मतलब गुप्त नहीं रख रहा है, सुरक्षित नहीं है। तो हमेशा जब भी हम इंटरनेट पे वेबसाइट यूज करते हैं, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, HTTP और HTTPS वेबसाइट में, दोनों में अंतर क्या होता है। HTTP एक नॉर्मल वेबसाइट है जहाँ पर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने से बच सकते हैं, और HTTPS में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका डेटा सिक्योर रहता है, ठीक है। ये भी IoT में यूज करे जाते हैं डेटा को आदान प्रदान करने के लिए। अब यहाँ पे पढ़ते हैं अगला प्रोटोकॉल, COAP यानी कॉप। क्या होता है ये देख लेते हैं। COAP यानी कंसंट्रेट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। यह एक लाइट वेट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, लेयर प्रोटोकॉल है, जिसे विशेष रूप से लो पावर, लो मेमोरी के लिए बनाया गया। हमें पता है हमारे IoT में बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, है ना, सेंसर हैं और एक्चुएटर्स हैं, है ना? बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। तो कभी कभी छोटी डिवाइसेस हैं, तो छोटी डिवाइसेस हैं तो वो उनके लिए लो पावर चाहिए होती है, यानी कम बिजली खपत में, कम मेमोरी कंज्यूम करें। तो उसके लिए प्रोटोकॉल भी ऐसा चाहिए जो छोटी चीज़ों को मैनेज कर सके। तो उसके लिए हम UDP यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल पर आधारित होता है। इसी वजह से हम ये COAP को यूज करते हैं। ये कम पावर, कम मेमोरी वाले IoT डिवाइस के लिए यूज किया जाता है, और रेस्टफुल वेब सर्विसेज की तरह काम करता है। काम उसी तरीके से करता है जैसे HTTP काम करता है, लेकिन छोटे और सीमित संसाधन वाले उपकरणों पे कोप का यूज किया जाता है। अब काम कैसे करता है देख लेते हैं। कोप HTTP जैसे ही मेथड होते हैं, जैसे HTTP में होता है गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, ये हमारे HTTP की मेथड है। यही मेथड हमें कोप में भी देखने को मिलते हैं। क्लियर? यह UDP पे चलता है, यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल पे चलता है, और जिसमें कम लेटेंसी, मतलब इसमें देरी कम होती है और नेटवर्क का ओवरहेड भी कम होता है। पोप मैसेज को बाइनरी फॉर्मेट में भेजता है, जिससे यह अधिक कॉम्पैक्ट हो जाता है। इसमें खास फीचर होता है, जैसे बोलते हैं ऑब्जर्व, जिसे क्लाइंट की किसी रिसोर्स पर सब्सक्राइब कर सकता है, और जब भी उसमें बदलाव हो तो उसे नोटिफिकेशन मिल जाता है ऑब्जर्व के माध्यम से। क्लियर? इसके बाद देखते हैं कोप के फायदे क्या है। रेस्टफुल सपोर्ट है, जैसे HTTP मेथड होता है, गेट और पोस्ट आदि का उपयोग करता है।
तेज संचार है, यूडीपी पर डिपेंडेंट होता है, जैसे लेटेंसी यानी देरी कम होती है। इसमें छोटे छोटे पैकेट के रूप में इंफॉर्मेशन शेयर करी जाती है। बाइनरी फॉर्मेट में बैंडविड्थ की आवश्यकता कम होती है, कम बैंडविड्थ में भी चल जाता है। लो पावर कंजम्पशन, कम बैटरी से चलने वाले उपकरणों के लिए बहुत यूजफुल है। ऑब्जर्व फीचर है इसमें, इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन को संभव कर सकता है। DTLS सपोर्ट है, सिक्योर कम्युनिकेशन, यूडीपी के लिए SSL जैसा सपोर्ट करता है सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। नुकसान क्या है? भरोसेमंद नहीं है, यूडीपी के आधारित होने के कारण गारंटेड डिलीवरी नहीं होती। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यूडीपी में आपको 100% नोटिफिकेशन या आपको वो नहीं मिलता है कि नहीं हमें कंफर्म है कि डेटा हमारा पहुंच ही गया। सीमित सुरक्षा है, HTTPS जैसी सुरक्षा नहीं है, लेकिन DTLS का उपयोग कर सकते हैं। नेटवर्क की समस्याएं आती हैं, अनरिलायबल नेटवर्क है, पैकेट लॉस का खतरा रहता है। सीमित उपयोग है, बड़ा डेटा या मल्टीमीडिया ट्रांसफर के लिए यूजफुल नहीं है। इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज होते हैं, सभी प्लेटफॉर्म या ब्राउजर पर सपोर्ट नहीं करता है। ये थे कॉप के फायदे और नुकसान। इसके बाद अगला प्रोटोकॉल है हमारा वेब सॉकेट। वेब सॉकेट क्या करता है देख लेते हैं। वेब सॉकेट एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट यानी ब्राउजर और सर्वर के बीच क्लाइंट सर्वर यानी रियल टाइम फुल डुप्लेक्स संचार की अनुमति देता है। एक बार कनेक्शन स्थापित होने के बाद दोनों दिशाओं में लगातार डेटा ट्रांसफर की सुविधा देता है, बिना बार बार HTTP अनुरोध भेजे। वेब सॉकेट करता क्या है? वेब सॉकेट आपको दोतरफा कम्युनिकेशन की अनुमति देता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि डेटा एक ही समय में इधर से जा भी सकता है और उसी समय में इधर से आ भी सकता है, इसे हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। ठीक है, इसमें मतलब दोनों दिशाओं में लगातार डेटा ट्रांसफर होता रहता है वेब सॉकेट प्रोटोकॉल में। यह पारंपरिक HTTP की तुलना में अधिक तेज होता है, कम लेटेंसी यानी देरी कम होती है इसमें। अब वेब सॉकेट काम कैसे करता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्लाइंट और सर्वर के बीच में HTTP कनेक्शन बनता है, उसके बाद HTTP से वेब सॉकेट में अपग्रेड किया जाता है। एक बार कनेक्शन स्थापित हो जाने के बाद दोनों ओर से डेटा भेजा जाएगा और प्राप्त किया जा सकता है जब तक कि कनेक्शन बंद ना हो। अब देखते हैं इसके फायदे क्या हैं। जैसे पहला है फायदा क्या है? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स का मैंने बताया दोतरफा कम्युनिकेशन, एक ही समय में क्लाइंट और सर्वर दोनों डेटा भेज सकते हैं। लो लेटेंसी, तुरंत प्रक्रिया यानी देर नहीं होती, लेटेंसी माने देरी नहीं होती है, रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त होता है। लेस ओवरहेड, हर बार हेडर भेजने की सुविधा नहीं होती है, HTTP की तुलना में एफिशिएंट है। रिड्यूस बैंडविड्थ, लगातार कनेक्शन से डेटा ट्रांसफर में एफिशिएंसी मिलती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, सभी प्रकार के ब्राउजर, मोबाइल और डेस्कटॉप में सभी एप्लीकेशन में काम कर सकता है। इसके बाद आता है वेब सॉकेट के नुकसान क्या होते हैं। फायदे और नुकसान तो अलग अलग लगे ही रहते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न है इसमें, बिना इंक्रिप्शन के डेटा भेजा जा सकता है, इसलिए HTTPS जरूरी है जो उसमें नहीं होता है। डीबगिंग कठिन है, अगर कोई एरर आ जाए तो डीबगिंग करना मुश्किल होता है। फॉल बैक सपोर्ट नहीं है, सभी एनवायरनमेंट में वेब सॉकेट सपोर्ट नहीं करता है, ओल्डर प्रॉक्सीज या फायरवॉल में नहीं करता है। रिसोर्स कंजम्पशन, बहुत सारी कनेक्शन को संभालना सर्वर पर लोड डाल सकता है। परसिस्टेंस कनेक्शन, यदि क्लाइंट डिस्कनेक्ट नहीं करता है तो ओपन कनेक्शन सर्वर पर चलते रहते हैं। क्योंकि इसकी विशेषता ये है कि ये बार बार इसे कनेक्ट नहीं करना पड़ता, तो ये इसके नुकसान भी है। भैया हमेशा कनेक्ट ही रहेगा जब तक आप खुद कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं करते हो। इसके बाद देख लेते हैं MQTT प्रोटोकॉल क्या है। MQTT का मतलब होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। यह एक लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जिसे विशेष रूप से कम यानी लो बैंडविड्थ, कम पावर और अविश्वसनीय नेटवर्क यानी अनरिलायबल नेटवर्क वाले सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया। यह प्रोटोकॉल पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल पर काम करता है और मुख्य रूप से IoT यानी IoT के लिए बनाया गया। इसके बाद देख लेते हैं इसे IBM द्वारा 1999 विकसित किया गया था और आज यह IoT कम्युनिकेशन के लिए प्रमुख प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। काम कैसे करता है देख लेते हैं। ये 3 घटकों पर आधारित, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पब्लिशर जो डेटा मैसेज भेजता है उसे हम पब्लिशर कैसे कह सकते हैं। जैसे सेंसर है, सेंसर से हमें डेटा मिलता है, टेम्परेचर डेटा मिलता है, लाइट ऑन ऑफ का डेटा मिलता है, सर्दी गर्मी का डेटा मिलता है, इसे हम पब्लिशर बोलते हैं। जो हमारे सेंसर होते हैं इसे पब्लिशर बोलते हैं। इसके बाद सब्सक्राइबर यानी जो मैसेज प्राप्त करता है, जैसे हमारे मोबाइल पे आया आपका सेंसर इतना बता रहा है तो उसे हम सब्सक्राइबर बोलते हैं। जो मोबाइल या ऐप जो डेटा दिखाती है उसे हम सब्सक्राइबर बोलते हैं। इसके बाद आता है ब्रोकर, यह बीच में होता है और पब्लिशर से डेटा लेकर सब्सक्राइबर तक पहुंचाता है। इसका काम ही है कि हमें जो डेटा मिला वो डेटा कहाँ से लेना है, किसको पहुंचाना है, इसका ब्रोकर का काम यही होता है। यही इसी के 3 कंपोनेंट है। MQTT इसी तरीके से काम करता है। ये टॉपिक नामक कैटेगरी के आधार पर मैसेज को ऑर्गेनाइज करता है, जैसे होम, टेम्परेचर, ऑफिस, लाइट वगैरह। MQTT के फायदे देख लेते हैं। लो पावर यूजर, बैटरी चलित डिवाइसों के लिए उपयुक्त है, कम पावर कंज्यूम करता है, लो बैंडविड्थ पर चलता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन है, ऑफलाइन सपोर्ट भी होती है, सिक्योरिटी पॉसिबल है, सिक्योरिटी बनी रहती है और स्केलेबिलिटी है, हजारों डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। अब फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, देख लेते हैं क्या क्या है। इनक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। इनक्रिप्शन के लिए आपको सिक्योरिटी के लिए SSL या TLS
लेना पड़ता है, अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। QoS लेवल में कॉम्प्लेक्स हैंडलिंग है, परफॉर्मेंस आपकी प्रभावित होती है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स थोड़ी करना QoS लेवल पे थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। वन टू मेन्यू कम्युनिकेशन ही संभव है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन संभव नहीं होता है। ब्रोकर डिपेंडेंसी होती है, ब्रोकर के फेलियर से पूरा नेटवर्क रुक सकता है, HTTP जितना कॉमन नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं XMPP। XMPP प्रोटोकॉल क्या होता है? XMPP एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल, यह एक ओपन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसे मुख्य रूप से इंस्टेंट मैसेजिंग, प्रेजेंस इंफॉर्मेशन, वॉइस वीडियो कॉलिंग और IoT कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। यह XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज पर आधारित होता है और रियल टाइम डेटा एक्सचेंज के लिए डिजाइन किया गया है। XMPP को पहले जेवर प्रोटोकॉल भी कहा जाता था। ये IETF द्वारा स्टैंडर्ड किया गया था, जिसे RFC 6120 भी बोला जाता था। ये काम कैसे करता है देख लेते हैं। XMPP नेटवर्क क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारित होता है। हर क्लाइंट XMPP सर्वर से जुड़ा रहता है। एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को मैसेज भेजता है सर्वर के माध्यम से। सर्वर मैसेज को रूट करता है, प्रेजेंस स्टेटस को ट्रैक करता है और डिलीवरी भी सुनिश्चित करता है। अब जैसे एक यूजर ने XMPP सर्वर के द्वारा दूसरे यूजर को मैसेज भेजा। अब हमारे पास दो नोड हैं, हमारे पास एक नोड ये है और एक नोड ये है। अब ये जब इधर से इधर मैसेज भेजेगा इसके पास, तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाएगा, यहाँ बीच में एक सर्वर होगा जो हमारा प्रोटोकॉल यूज करता है XMPP। ये डिसाइड करेगा कि किसी यूजर को दूसरे को मैसेज जाना है कि नहीं जाना, और जाना है तो कैसे जाना है। ये इसलिए हम XMPP प्रोटोकॉल यूज करते हैं जो सर्वर पर आधारित होता है। ओके, इसके बाद हम लोग देखने वाले इसके फायदे क्या होते हैं। यह एक ओपन स्टैंडर्ड है, यानी फ्री है, पब्लिकली अवेलेबल होता है, सिक्योर है, TLS एन्क्रिप्टेड है और ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, इंटर ऑपरेबल है, अलग अलग प्लेटफॉर्म और सर्वर के बीच में काम कर सकता है, एक्सटेंसिबल है, नए फीचर फाइल ट्रांसफर वीडियो चैट को इसमें जोड़ सकते हैं, प्रेजेंस सपोर्ट है, यूजर अवेलेबिलिटी दिखा सकते हो आप इसमें, डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर है, कोई सिंगल कंट्रोल नहीं है, हर कोई अपना सर्वर इस पर चला सकता है। नुकसान देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है, सर्वर का सेटअप करना थोड़ा कठिन होता है। XML ओवरहेड है, XML टैग की वजह से थोड़ा डेटा भारी होता है। बुल्ट इन QoS नहीं है इसमें, गारंटेड डिलीवरी या पोर्टराइजेशन की सुविधा नहीं होती है। स्टेटफुल प्रोटोकॉल यूज होता है, हर कनेक्शन में सेशन मेंटेन करना जरूरी होता है। ये दिक्कत है, स्केलेबिलिटी इशूज आते हैं और नेट फायरवॉल के इशू भी रहते हैं। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन में हमेशा रुक रुक के चलता है, इसलिए दिक्कत देता है। तो ये थे हमारे XMPP के फायदे और नुकसान। अगला हमारा प्रोटोकॉल है DDS। अब DDS क्या है ये ध्यान से समझना है। DDS डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, यह एक मिडिलवेयर प्रोटोकॉल है जो रियल टाइम, स्केलेबल और हाई परफॉर्मेंस और रिलायबल डेटा एक्सचेंज को इनेबल करता है, खासकर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। DDS का अधिकतर उपयोग IoT, मिलिट्री एप्लीकेशंस, ऑटोनोमस व्हीकल, रोबोटिक्स, एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में किया जाता है। इसे OMG यानी ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा स्टैंडर्ड किया गया है। काम कैसे करता है देखते हैं। DDS एक पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल पर आधारित होता है। पब्लिशर डेटा उत्पन्न करता है, टॉपिक की तरह पब्लिश करता है, यानी गेट, पुट और डिलीट की तरह काम करता है। सब्सक्राइबर इच्छित टॉपिक को सब्सक्राइब करता है और केवल वही डाटा प्राप्त करता है जो उसे चाहिए होता है। इसमें डिलीवरी, QoS यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस और रियल टाइम डिलीवरी पर बुलेटिन होते हैं। DDS ब्रोकर की आवश्यकता नहीं होती, यह पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन से भी काम कर सकता है, इसमें ब्रोकर की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी जा सकता है। अब इसके फायदे देख लेते हैं। लो लेटेंसी, रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए आदर्श है क्योंकि लेटेंसी नहीं है, देरी नहीं करता है। ब्रोकरलेस, इसमें ब्रोकर यानी सेंट्रलाइज सर्वर की जरूरत नहीं है। हाईली स्केलेबल है, हजारों नोट्स को आराम से संभाल सकता है, इसलिए मैंने बोला था आराम ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होता है DDS। QoS पॉलिसीज है, एप्लीकेशन के हिसाब से कम्युनिकेशन को फाइन और ट्यून कर सकते हैं। सिक्योर है, बुलेटिन सिक्योरिटी फीचर उपलब्ध रहते हैं। फ्लेक्सिबल है, कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक सिस्टम में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नुकसान भी है इसके, कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप शुरुआती लोगों के लिए कठिन है, बिगनर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होती है। हाई रिसोर्सेज यूजेज, लाइट वेट सिस्टम जैसे IoT डिवाइसेस के लिए भारी हो सकता है। कॉस्टली सॉल्यूशन है, कुछ DDS इंप्लीमेंटेशन कमर्शियल और महंगे होते हैं। लिमिटेड वेब सपोर्ट है, HTTP और REST जैसे प्रोटोकॉल की तुलना में वेब इंटीग्रेशन थोड़ा लिमिटेड होता है। डिबगिंग कठिन है, एरर को ढूंढना, उसे रिजॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होता है इसमें DDS में। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रोटोकॉल AMQP। AMQP यानी एडवांस मैसेजिंग क्यूइंग प्रोटोकॉल, यह एक ओपन स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो मैसेज ओरिएंटेड मिडिलवेयर के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य सुरक्षित, भरोसेमंद और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रदान करना। यह खासकर इंटरप्राइज मैसेजिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त होता है, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रांजैक्शन आदि। AMQP को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ISO IEC 1964 के द्वारा मान्यता प्राप्त है।
काम कैसे करता है, इसमें 3 एलिमेंट होते हैं। AMQP का कम्युनिकेशन असिंक्रोनस होता है और मैसेज को क्यूज के माध्यम से मैनेज करता है, क्यू के माध्यम से लाइन बाय लाइन मैनेज करता है। ये 3 तरीके से काम करता है, प्रोड्यूसर, ब्रोकर और कंज्यूमर। ब्रोकर क्या होता है, जैसे हम सेंडर बोलते हैं, सेंडर आपका मैसेज तैयार करता है और भेजता है। ब्रोकर जो बीच में होता है, संदेशों को क्यू में स्टोर करता है और मैनेजमेंट करता है। रिसीवर क्या करता है, संदेशों को प्राप्त करता है, जो क्यू से इधर से जो आएंगे वो रिसीवर यहाँ से प्राप्त करेगा, वो भी क्यू से, यानी क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करता है। इस तरीके से AMQP मॉडल काम करता है। फायदे क्या है, रिलायबल मैसेजिंग है, गारंटेड डिलीवरी और एक्नॉलेजमेंट मिलती रहती है कि हाँ पहुंच गया है और 100% पहुंच जाएगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी लैंग्वेज और ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकता है। इंटर ऑपरेबिलिटी है, मल्टीपल वेंडर्स और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन कर सकता है। सिक्योर है, TLS और SSL इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेटेड होता है। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है, कॉम्प्लेक्स मैसेजिंग वर्कफ्लो को क्रिएट करना इसमें आसान होता है। मैसेजिंग की रूटिंग आप कर सकते हो इसमें। नुकसान क्या है, कॉम्प्लेक्स सेटअप इसका थोड़ा सा कठिन होता है। हाई ओवरहेड है, लाइट वेट IoT डिवाइसेस के लिए भारी हो सकता है, मतलब काम नहीं करेगा ढंग से। स्टोरेज मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, स्टोर करना होता है इसमें डेटा को। लेटेंसी के इश्यूज आ सकते हैं और ब्रोकर पे डिपेंडेंसी रहती है, ब्रोकर बीच में होता है तो उसके बिना कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये हमारे सभी प्रोटोकॉल थे। आई होप आप लोगों को सारे प्रोटोकॉल समझ में आ रहे होंगे। थोड़ी थ्योरी ज़्यादा है, इसमें फुल फॉर्म है, उनका सिस्टम है, इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। प्रोटोकॉल्स कहाँ किस पे काम करते हैं, क्या लेटेंसी है, क्या परफॉर्मेंस है, किसके साथ में काम करते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इन सब पे नोट्स बनाते चलिए। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बनाकर रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।